कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक दिन और दबाव देखने को मिला है और $82 के आसपास किस तरफ यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। बाजार को यूएस की फरवरी की फेड मीटिंग की मिनट्स का अब इंतजार है और जिस तरह का डेटा आया है, बाजार को लगता है कि दरें अब यहां से और चढ़ सकती हैं और उसका असर या दबाव हमने कच्चे तेल पर बनता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली फिर से देखने को मिली। कल अच्छा दिन था, डे हाई पर हमने कल न्यूयॉर्क सेशन चलते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक वो रुक नहीं पाया। करंट लेवल्स पे क्या करें बताएंगे आपको। साथ ही गेहूं की बात करेंगे, जहां पर सरकार ने अब अतिरिक्त 20 लाख टन ओपन मार्केट में बेचने की बात फिर से करी है। जो प्राइस है वो भी यहां पर कम बताया गया है। साथ ही साथ जो नई ट्रांच है आज ओएमएस की, वो उसके क्या भाव रह सकते हैं, कितने लेनदार हैं, उसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल, साथ ही साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हैं हमारे साथ। शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। इवन एज कल हमने पुतिन की स्पीच देखी, न्यूक्लियर के बारे में काफी सारी बातें हुई, बाजार को लगा कि एक सेंटिमेंट बाइंग शायद हम मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। एज ऑफ नाउ यही लगता है कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स को लेकर बाजार ज्यादा परेशान है, तंग है। कैसे देखते हैं आप लास्ट 24 घंटे के इतने सारे इवेंट्स? देखिए, बिल्कुल आपने प्रेसिडेंट पुतिन की स्पीच की बात करी। रात को फिर अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी अपनी स्पीच दी पोलैंड के अंदर। उन्होंने कहा कि हम जो हर हालत में जो है यूक्रेन को आजाद कराएंगे और पूरी विश्व उनके साथ है वगैरह वगैरह। लेकिन बाजार जो आज तेल का बाजार है वो इन सारी चीजों से को काफी हद तक जो है वो रिकनसाइल कर चुका है। उनको लगता है अभी यूक्रेन युद्ध तो लंबा चलने वाला है, तो लिहाजा जो बाजार के जो फंडामेंटल्स हैं वो उसी हिसाब से एडजस्ट कर गए हैं। दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो रूस से जो तेल आता था बाजार में, जो दुनिया के दो सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे भारत है, ये दोनों लगातार रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत में तो अब 27% जो हमारी इंपोर्ट बास्केट है तेल की, वो उसकी आपूर्ति रूस से हो रही है और आने वाले समय में वो बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के जो रूस का तेल है, क्योंकि भारत और चीन तो दो सबसे बड़े बाजार उसका तेल खरीद रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है कि तेल की कीमतें जो है बहुत ऊपर नहीं गई हैं। अगर भारत और चीन रूस का तेल नहीं खरीदते और रूस के तेल पर प्रतिबंध होता तो आज तेल $110 होता। लेकिन चीन का जो डेटा निकल के आ रहा है वो ये सब लोग कह रहे हैं चीन दोबारा खुल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां के पोर्ट्स पे आप देखिए लंबी कतारें हैं, कंटेनर खाली नहीं हो पा रहे हैं, समुद्री जहाज जो हैं वो सामान लेकर के खड़े हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह रिकवर चाइना के होने में अभी समय लगने वाला है और इसी कारण है कि जो कीमतें हैं आपने देखा है कच्चे तेल की, खास तौर से बाजार अभी ये मान के चल रहा है कि अभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। डिमांड साइड से तो खास तौर से कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत हुआ है वो भारत की तरफ से हुआ है। भारत में जो हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं पहले 85% होते थे, अब लगभग 87% हो गए हैं। बहुत ज्यादा और कहीं पे ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। तो डिमांड साइड जो है उसको लेके बाजार बहुत कोई उत्साहित नहीं है। यही कारण है आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें वो दबाव में हैं और मुझे नहीं लगता आने वाले 3 महीने का अगर होराइजन में लेके चलता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, यानी तेल जो है वो 100 पार कर जाएगा। मुझे नहीं लगता 75 भी चला जाएगा, $75 भी जा सकता है, 80, 85, 90, 92, 95, 75 से लेकर 95 का बैंड होगा, कभी ऊपर कभी जियोपॉलिटिकल ट्रिगर की खातिर, लेकिन कुल मिला के दबाव में रहेंगी कीमतें। ओके, तो प्राइसेस प्रेशर में रहेंगे और रेंज यहाँ पर मिस्टर तनेजा ने बताई। इनफैक्ट मिस्टर तनेजा 3 महीने के हिसाब से तो काफी बड़ी रेंज हो गई, 75 से लेकर $95। 75 शायद नीचे ना जाए, 100 भी शायद पार ना करे। लेकिन ये तो रेंज की बात हुई, लेकिन वहीं अगर एनर्जी बास्केट पर नेचुरल गैस को देखें तो यहाँ पर हमने फ्रेश मल्टी मंथ लोज आते हुए देखे। वेरियस ट्रिगर्स की तो आपने बातचीत की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब जो ये 6 मंथ हम स्लाइड लगातार देख रहे हैं ये ओवर स्ट्रेच्ड हो गई है, यहाँ संभलना चाहिए? क्या व्यू है प्राइसेस पर अब? जी, नेचुरल गैस की आपने बात करी। देखिए नेचुरल गैस का, देखिए यूरोप के अंदर नेचुरल गैस हमने यूरोप में देखा था, जिस तरह से लगा था कि यूरोप में बहुत बड़ी दिक्कत होगी और उससे जो है प्राकृतिक गैस की कीमत खासतौर से एलएनजी की बहुत तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन हमने देखा है कि यूरोप में अमेरिका की सप्लाई काफी बड़ी है और जगह से भी इन्होंने एलएनजी को लिया है। तो कुल मिलाकर के यूरोप जो है जो ट्रिगर हो सकता था वो ट्रिगर नहीं है। अर्थात कुल मिलाकर के एलएनजी वगैरह गैस की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उसकी वजह दूसरी होगी। उसकी मुख्य वजह ये होगी कि एलएनजी की जो डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रही है
उसके हिसाब से जो समुद्री जहाज है, एलएनजी टैंकर्स जो होते हैं, उनकी थोड़ी दिक्कत आने लगी है और उस वजह से थोड़ी कीमतें जो है ऊपर जा सकती हैं। लेकिन सप्लाई की वजह से कीमतों में अभी कोई वो नहीं होगा, क्योंकि यूरोप काफी सिक्योर है गैस को लेकर के, और बाकी जो देश हैं उनकी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें थोड़ी सी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आया और जितनी गैस की जरूरत है वो गैस अभी अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता है कि गैस को लेकर के, दूसरा गैस ऑयल की तरह कोई ग्लोबल मार्केट नहीं होती, रीजनल मार्केट ही है अभी काफी हद तक। लेकिन उसमें खासतौर से एलएनजी की कीमतों को हमने देखा है कि जैसी आशंका थी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो नहीं हुआ है। अब तो गर्मियों का मौसम 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगा, काफी जो खरीद फ्यूचर को लेकर के, तो मुझे लगता है कि अभी उसको लेकर के बहुत बड़ी हलचल नहीं होने वाली अगर यूक्रेन युद्ध बेकाबू नहीं हो जाता। अब यूक्रेन युद्ध जो है वो किस दिशा में जाता है वो अभी उसके बारे में कहना मुश्किल है। बाजार अभी ये मान के चल रहा है कि बहुत बड़ा युद्ध जो है एस्केलेट नहीं होगा। गैस बाजार भी यही मान के चल रहा है और तेल बाजार भी ये मान के चल रहा है, लेकिन बड़े पॉलिटिक्स है, अमेरिका और रूस की चल रही है, यूक्रेन तो बहाना है, तो वो किस दिशा में जाती है उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, यानी कि तेजी यहाँ पर गैस में भी देखने को मिलेगी नहीं। और जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, 75 से 95 के बीच में यहाँ पर अगले 3 महीने के लिए रेंज रह सकती है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी साथ जुड़ने के लिए और वो प्राइसेस पर और फंडामेंटल्स पे बात भी करने के लिए। भारतीय बाजारों में क्या प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं जय, कैसे करेंगे आप यहाँ पर ट्रेड? जी मनीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, जहां तक क्रूड की बात है, मार्केट इस पॉइंट को लेके ज्यादा वरीड है कि यहाँ पे आने वाले जो 2 रेट हाइक्स है वो कितनी तेजी से होंगे फेड की तरफ से। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि जो मार्च में बैठक है उसमें भी यहाँ पे कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। ओवरऑल जो फेड का सर्वे भी ये बताता है कि अराउंड 82% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग है उसमें भी रेट हाइक रहेगी। सबसे वरी करने वाला बात यह है कि यहाँ पे जून में भी रेट हाइक के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो अगर इस तरह से और 2 रेट हाइक होते हैं तो ओवरऑल ग्लोबल स्लो डाउन, ग्लोबल रिसेशन की बातें आएंगी, जो यहाँ पे कोई भी ट्रेडर को या कोई इंस्टीट्यूशन को वो वरी कर रहा है और जिसके कारण हम लोगों ने प्राइसेस में एक प्रेशर देखा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है, जो अभी न्यूज फ्लो चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर का फर्स्ट एनिवर्सरी को लेके, इसमें कुछ इस तरह से स्टेटमेंट्स आ सकते हैं जो भाव में एक उबाल क्रिएट कर सकते हैं, तो उसे नकारा नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी बाउंस आएगा उसे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। आई थिंक अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई बाउंस खेलना चाहे तो कर सकता है। लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है 60 to 20 एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। हायर साइड में 64-80 तक का भी लेवल पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के कारण। अदरवाइज 6500 के ऊपर विद इन 2-3 वीक्स का व्यू मेरा है कि उसके ऊपर नहीं ट्रेड करेगा, तो ओवरऑल एक दायरा में ही ट्रेड करेगा विद अ बायस टुवर्ड्स नेगेटिविटी। ओके, चलिए, तो बात कच्चे तेल और नेशनल गैस की हुई। अब कुछ और स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस कर लेते हैं। जय, मेटल पैक में थोड़ा दबाव आज के सेशन में, सोना चांदी सुस्त, कोई ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर? दीपाली, देखिए मेटल में मुझे लगता है अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर बरकरार रहेगा। आउट ऑफ जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर और एल्युमिनियम मुझे ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे चाइना में जिस हिसाब से स्मेल्टर्स यहाँ पे अपने प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, हो सकता है इन कमिंग टाइम यहाँ पे सप्लाई शॉर्टेज रहे, जिसके कारण प्राइस में एक बायंसी देखने को मिल सकता है। वहीं कॉपर प्राइसेस में भी जो ग्लोबल रिसेशन के कंसर्न्स है वो अगर ओवरवे करते हैं तो प्राइसेस में 5-1% की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल आई थिंक बेटर लेवल टू एंटर अगर कॉपर की बात करें तो मेरे ख्याल से अराउंड 755-760 रहेगा। दूसरी तरफ एल्युमिनियम में बात करें तो आई थिंक 208 के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ट्रेड बाय इनिशिएट किया जा सकता है। तो बात हुई मेटल्स की, और साथ ही साथ जय सोने में यहाँ पर क्या करने की राय है, क्योंकि कल अच्छे खासे गेंस थे लेकिन ठहर नहीं पाए। जी बिल्कुल मनीषा, देखिए मुझे लगता है प्रेशर आने वाले दिनों में रहेगा बोथ गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में, और कल के जो फेड मिनट्स आने हैं उसे भी क्लोजली वॉच करना बहुत जरूरी है। आई थिंक बेटर लेवल टू अगेन री एंटर, आई थिंक 55,500 रहेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए और अराउंड 63,800 सिल्वर के लिए। तब तक मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हुई एनर्जी पैक पर, मेटल्स, सोने चांदी पर। शुक्रिया जय।
अपने व्यूज देने के लिए सभी पर। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, वीट पर करेंगे चर्चा, जहां पर काफी एक्शन लगातार न्यूज फ्लो के हिसाब से बना हुआ है। एक ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा, जल्द वापस आते हैं। नमस्कार। और आज खुले बाजार में गेहूं के ई ऑक्शन का तीसरा ट्रांश है। पूरी खबर के साथ हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, एक तो तीसरा ट्रांश है, कितना एक्सपेक्टेड है, क्या टेंडर्स हैं, और ये जो दूसरी बड़ी बात है कि हर ट्रांश के साथ जो भाव गिरते हुए या सरकार भाव गिराते हुए नजर आई है, उस पर कैसी नजर है? देखिए, आज एफसीआई तीसरे चरण की नीलामी करने जा रहा है। इस नीलामी में करीबन 12 लाख टन गेहूं नीलामी किया जाएगा। सरकार पहले 2 चरण की नीलामी कर चुकी है, जिसमें कि 13 लाख टन गेहूं की बिक्री हुई है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने अभी गेहूं के प्राइस कम करने के लिए जो इसका रिजर्व प्राइस है उसमें भी 200 रुपए की कटौती की थी। पहले 2350 रुपए रिजर्व प्राइस रखा गया था, लेकिन उसको घटा करके अब 2150 रुपए कर दिया। लेकिन साथ साथ अब ये भी बता दूं कि नई फसल जो है वो भी मंडियों में आनी शुरू हो गई है और उसका भाव भी करीबन इतना ही है, वो 2200-2300 रुपए के आसपास वो नई फसल बिक रही है। तो इस नीलामी से कुछ ज्यादा ऐसा उम्मीद होने की नहीं है कि ज्यादा व्यापारी इसको बढ़ चढ़ के बोली लगाएंगे, क्योंकि ये जो 2150 रुपए है ये एफसीआई के गोदाम का रेट है, एक्स गोदाम रेट है। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट और बाकी चार्जेस भी देने हैं। तो कुल मिलाकर के अब सरकार ने ये भी फैसला किया कि 20 लाख टन एडिशनल नीलामी भी करेगी। तो देखना होगा कि इस नीलामी में किस तरह से व्यापारी इसमें बोलियां लगाते हैं, क्योंकि नई फसल अब बाजार में आने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ असीम, हम इंडस्ट्री से बात भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 2300 से 2150 और जब तक नई गेहूं बाजार में आ जाएगी ऐसा लग रहा था कि शायद 1950 जैसे स्तर भी यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ अब रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एसबी हैं। प्रमोद जी नमस्कार। एक समय था, हम पिछले पूरा महीना यहाँ पर गेहूं की बात कर रहे थे कि ऑल टाइम हाइज बन रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। अब सरकार भी कर रही है, नई फसल भी बाजार में आ रही है। ऑफकोर्स हीट वेव की चिंताएं यहाँ पर हैं, लेकिन जैसे असीम कह रहे थे कि नई मंडियों में भी फसल है, सरकार का 20 लाख टन भी बाजार में आना बाकी है। आपको क्या लगता है कहां जा रहे हैं भाव? प्रमोद जी आप म्यूट पर हैं। सॉरी, हमेशा गवर्नमेंट का डिले जरूर हुआ, लेकिन पॉलिसी बराबर आया, उसके कारण गेहूं के भाव में कंट्रोल आया और मिलों को चलने में आराम हुआ। और गवर्नमेंट ने अपना काम किया जो उन्होंने प्रॉमिस किया है। पब्लिक को इसको बड़ा सपोर्ट हुआ है और यूक्रेन वॉर के बाद में गेहूं में लगातार तेजी रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि गेहूं किस तरफ जा रहा है। और डेफिनेटली इसके कारण गवर्नमेंट का इंटरवेंशन के कारण गेहूं के दाम करीबन 32 रुपए से 23 रुपया 24 रुपया आ गया है और स्टेबिलिटी आ गया मार्केट के अंदर। और इसके कारण कंज्यूमर को आटे भी कम भाव में हो गया है। और कल का जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने और एक 2 मिलियन टन का किया है, वो भी बहुत लाभदायक है इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर के लिए। और पिछले दिनों में आटे का दाम में भी काफी कमी आई है। प्रमोद जी, मेरे सहयोगी असीम भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। असीम क्या कह रहे हैं आप? सर, एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जब से एफसीआई ने गेहूं बेचना शुरू किया, तब से 25 से 30% तक हमको गिरावट देखने को मिली है। खासतौर पे कि अब दोबारा से नीलामी होने वाली है और प्राइस भी कम कर दिया, लेकिन नई फसल भी आ रही है। तो व्यापारी क्या करेंगे? इस नीलामी में हिस्सा लेंगे या फिर आपको लगता है कि अब नई फसल का इंतजार किया जाएगा? नहीं, अभी भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? ओपन मार्केट में अभी भी गेहूं आने में पूरे इंडिया में एक्चुअली खाली मध्य प्रदेश और गुजरात, और मध्य प्रदेश में थोड़ी मंडी में आ रही है और गुजरात और महाराष्ट्र में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अभी भी गेहूं का जरूरत है और लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस टेंडर में। क्यों? पंजाब यूपी में ये जी प्रमोद जी, चलिए इन सभी फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखें तो एक चीज और, जैसे असीम ने भी कहा कि भाव तो कम हुए हैं। फूड मिनिस्ट्री ने भी फ्लावर मिलर्स को एडवाइस किया है कि प्राइसेस आटे के हों या जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके कम होने चाहिए। कम हुए हैं, लेकिन अभी भी जो फूड इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पर ही बनी हुई है। कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है सभी डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, फिर चाहे वो अराइवल्स की बात हो, हीट वेव का डर हो, कितना और प्राइसेस नीचे आ सकते हैं या क्या, कहाँ रह सकते हैं प्राइसेस? और 1-2 रुपया और कम होएगा। क्यों? पहला टेंडर 27-28 रुपये में गया, मतलब गवर्नमेंट का रेट भी ऊपर था, फिर गवर्नमेंट ने 2350 रुपया किया, फिर अभी 2125 और 2 रुपया नेक्स्ट 10-15 दिन में और कम हो जाएगा आटे का भाव पूरे इंडिया में।
जी हाँ, वही जिस तरह से बात की जा रही है कि 27 के भाव 2350, 2150 और शायद और 2 रुपए यहाँ से हम नीचे जाता हुआ देखें। प्रमोद जी, आप कहेंगे ये जो सारी एक्टिविटी है या प्रोसेस है सरकार ने जो लिया है, ऑफ कोर्स भावों को काबू करने में है और दूसरा ये इंश्योर करने के लिए कि अगली जो आवक आने वाली है उसमें सरकार बेहतरीन तरीके से प्रोक्योर कर सके। और वेदर का भी इश्यू है और गवर्नमेंट को अपना गुणाम भी भरना है। वी हैव टू गवर्नमेंट हैज टू प्लान फॉर द नेक्स्ट फुल ईयर। अपन तो 2 महीने का बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को पूरा 1 साल का प्लानिंग करना पड़ता है। और जी, एक तरफ तो गेहूं की बात है और जिस तरह से कल फूड मिनिस्ट्री की बातचीत हुई है जो मिलर्स के साथ, एसोसिएशंस के साथ, फूड पैकेजिंग कंपनीज के साथ, तो आटे के भाव तो गेहूं के भाव तो नीचे आ रहे हैं, आटे और बाकी प्रोडक्ट्स के भाव भी क्या उसी तरीके से नीचे आए हैं? एक मिल इमीडिएटली कम आ जाता है। हमारा जो फ्लावर मिल या जो आटा मिल होता है होलसेल प्राइस में जैसे गवर्नमेंट का टेंडर अनाउंस होता है या पार्टिसिपेट होता है उसके साथ साथ ही गेहूं का दाम कम हो जाता है। आटे का प्रोडक्ट का कम इमीडिएटली साथ में हो जाता है। रिटेल लेवल में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे साथ यहाँ पर रुपेश भी हैं। रुपेश, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को आटे के, और जिस तरह से बात की जा रही है कि हीट वेव है, एल निन्यो भी यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, ओवरऑल फूड मार्केट, इन्फ्लेशन की चिंताएं क्या यहाँ पर फूड सेक्टर में वापस लौट रही हैं? फूड सेक्टर में जो व्हीट एक मेन कमोडिटी थी उसका भाव जो 3200 हो गया था वो चिंता का विषय था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बहुत परफेक्ट टाइम पे और परफेक्ट मूव ली है। ये मूव के कारण जो 3200 वाला गेहूं आज 2300-2400 के आसपास मिल रहा है। तो लेकिन अभी कंसर्न यही है कि अभी आज का जो ऑप्शन में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है वो देखना है, क्योंकि 2850 वाला गेहूं अभी भी मिलर के जिसने लिया हुआ है 10 लाख टन उसके पास पड़ा ही हुआ है। वो सोचे उसमें तो 500 रुपया निकाल दिया, उसके बाद में 200 रुपया और निकाल दिया और अभी भी 101 रुपए कम होने की गुंजाइश दिख रही है मार्केट में। तो ओवरऑल बेरिश मार्केट है। डेफिनेटली जिसने ऊपर के भाव में लिया उसको लॉस है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में आज के जो ऑप्शन में कैसा रिस्पॉन्स मिल सकता है वो देखना है। यस, एक एनकरेजिंग मूव है कि भाव बहुत कम है, 2150 का लेवल आ गया है, तो डेफिनेटली थोड़ा प्राइस के हिसाब से एनकरेजिंग मूव हो सकता है। लेकिन सामने ओपन मार्केट में भी माल आना शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली वो लोग भी उसमें ध्यान देंगे कि अच्छी क्वालिटी वाला मेल ये साल का गेहूं उनके हाथ में आए, बिजाई के लास्ट ईयर का जो गेहूं पड़ा है उसके लिए। तो ओवरऑल अभी भी गेहूं मार्केट पैनिक में ही है। आने वाले दिनों में 1 से लेके 15 मार्च तक क्लाइमेट कैसे रहता है, गर्मी का पारा अगर 38-40 डिग्री के आसपास रहा तो उतारे पे ईल्ड पे डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो नेक्स्ट 15 डेज गेहूं के क्रॉप के लिए बहुत कंसर्न वाला है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट ईल्ड पे आ सकता है। एब्सोल्युटली, ये तो बात हुई गेहूं की, लेकिन बाकी एग्री कमोडिटीज में भी काफी उठापटक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी फिर से खरीदारी लौटते हुए हमने देखी है, फिर वो चाहे पाम हो जो कि 7 हफ्ते के हाईज पर है, चीनी, कॉटन में भी कुछ सपोर्ट है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में अगर कोई टॉप ट्रेडिंग पिक हो तो कहाँ होगी रुपेश? मुझे लग रहा है कॉटन के यस्टरडे भी इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था। यहाँ पे भी अराइवल्स बढ़ी है, डिमांड कम है। मुझे लग रहा है कि अगर 3500 के आसपास अगर कॉटन अप्रैल वाला फ्यूचर आता है तो यू कैन सेल विद द स्टॉप लॉस ऑफ 64,000। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 to 3 सेशन में एक बार 62,000 का लेवल देखना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बातचीत हुई वीट पर, प्राइसेस थोड़े नीचे आ सकते हैं। रही बात एग्री कमोडिटी पैक में स्ट्रैटेजीज की, तो कॉटन पर एक ट्रेड ले सकते हैं फिलहाल 63,000 पर ट्रेड करते हुए। शुक्रिया रुपेश, प्रमोद जी और असीम आप सभी का आने के लिए शो में और सही मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।